इंदौर का दिल कहे जाने वाले राजवाड़ा पैलेस में आने वाली 20 मई को मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट मीटिंग करने जा रही है। अलग अलग विभाग इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा के गणेश हॉल में आयोजित की जाएगी। वहां की रंगाई पुताई फर्श की सफाई की जा रही है। कैबिनेट बैठक के बाद पैलेस के खुले हिस्से में भोजन की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए डोम भी बनाया जाएगा। अब बैठक में 3 दिन बचे हैं। इस कारण राजवाड़ा पैलेस को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब राजवाड़ा पैलेस पर्यटकों के लिए 20 मई के बाद ही खुलेगा। यहाँ हर शाम लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, वह भी फिलहाल बंद रहेगा। शनिवार को कैबिनेट बैठक की तैयारियों के मद्देनजर अफसरों ने राजवाड़ा पैलेस और उद्यान का दौरा भी किया। संभावित बारिश के मद्देनजर भी व्यवस्था जुटाने के लिए कहा गया है। पहला मौका है जब इंदौर में एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इससे पहले इंदौर जिले के उज्जैनी में नर्मदा शिप्रा संगम स्थल पर बैठक आयोजित की जा चुकी है। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के मौके पर राजवाड़ा के पैलेस में बैठक करने का फैसला लिया गया है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह, निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आने वाले अतिथि को मालवी परिवेश में मालवी व्यंजन परोसे जाएंगे। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होनी है 20 तारीख को, और अहिल्या माता की चूँकि 300वां ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं 20 तारीख को हुई थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो माँ अहिल्या के जो काम हैं और माँ अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए, और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो नीचे का हॉल है उसमें कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, और जो ऊपर का मेन हॉल है उसमें भोजन जो है वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का भोजन रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 प्रकार की जो एग्जीबिशन है वो भी रखी जाएंगी, जिसमें इंदौर का उद्भव किस तरीके से हुआ और माँ अहिल्या के जो कार्य हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा, और इसके अलावा उनसे प्रेरित होकर जो मध्य प्रदेश के विकास की नीतियां हैं शासन की, उनको भी एग्जीबिशन में यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएस महोदय का पूरा ऑफिस और सेक्रेटेरिएट बनता है, जो सीएम ऑफिस है उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। भोजन जो है वो पूरी तरीके से जो मालवी परंपरा का होता है और पूरी मालवी शैली में, और मालवा के जो व्यंजन हैं उन्हीं पर भोजन व्यवस्था आधारित होगी। जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए भी लंच का और प्रेस ब्रीफिंग का अलग अलग स्थान तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो माँ अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा, और वहाँ पर सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, उनकी जो फ़ोटो होगी उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सारी चीज़ों की प्लानिंग हमारी लगभग पूरी है। अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें सभी तैयारियां पूर्ण करके बहुत भव्य तरीके से प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट का सर ड्रेस कोड भी किया जाएगा। बैठक में जो आने वाले हैं, अजय के बैठक में आने वालों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो तो सामान्य वेशभूषा में आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो भोजन परोसने वाले, जैसा मैंने बताया कि वो मालवी शैली में किया जाएगा, तो जो परोसने वाले लोग हैं उनका जरूर हम लोगों ने मालवी शैली में वेशभूषा रखी है। सर ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? राजवाड़ा पे जो आम वाहन है वो किस तरह से? देखिए, ट्रैफिक को लेके जो सामान्य हमारी एमजी रोड है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो चलती रहेगी। जो ये चौक है ये एरिया ज़रूर हम लोग इसको खाली रखेंगे, और आम जनता को भी परेशानी न हो, और ये कैबिनेट भी भली बात आयोजित हो जाए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ऐसा अभी कोई प्लान नहीं आया है। अभी एक तो कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके बाद विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के ऊपर एक जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अभी 2 कार्यक्रम आधिकारिक रूप से हैं। चिड़ियाघर और लालबाग का भी इसमें जैसा मैंने बताया कि अभी 2 केवल कैबिनेट का और विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका प्रेजेंटेशन ही आया है। अन्य अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है तो आपको अवगत कराएगा। राजपुर में कांग्रेस ने निकाली भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा। राजपुर में कांग्रेस ने भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा का आयोजन किया गया।
जिसमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी ने जानकारी देकर बताया कि भारतीय सेना एवं भारतीय महिला के जज्बे का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने कुछ ही पलों में पाकिस्तान को करारा जवाब एवं 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया है, जिनके सम्मान में जय हिंद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रा रेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर तहसील कार्यालय में अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद स्तंभ पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात झांसी की रानी एवं चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कुशवाहा धर्मशाला में सभा का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय सैनिकों के सम्मान में यह जय हिंद यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त, विधायक बाला बच्चन, मोन्टू सोलंकी, झूमा सोलंकी, वाल सिंह मेडा, प्रदेश सह सचिव अजय ठक्कर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी, पूर्व विधायक ग्यारसी लाल रावत, पोल लाल खड़गे, चेतन अग्रवाल, आदित्य गोयल, शक्ति मालवी, राजू पटेल, कुणाल चौधरी, रवि यादव, सोनू ठाकुर, सुभद्रा परमार सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जय हिंद यात्रा निकाली भैया, क्या उद्देश्य है? जय हिंद यात्रा का उद्देश्य है कि जो हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने जिस तरीके से वीरता का परिचय दिया है, उनकी इस वीरता को प्रणाम। जय हिंद भारत, जय हिंद सेना। और सेना के साथ साथ जो भारतीय महिलाओं ने उसकी जो लीडिंग की है और उनकी अगुवाई में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए गए, आतंकवादियों को नष्ट किया गया, हम भारतीय सेना की उन बहादुर महिलाओं को, मातृशक्ति को भी प्रणाम करते हैं। और उनके नेतृत्व में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का सफल हुआ, उस जज्बे को, मातृभक्ति को, देशभक्ति को प्रणाम करते हुए उनके सम्मान में हम ये जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। यह राजपुर में जय हिंद यात्रा निकली है, अनेकों कांग्रेसी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहोगे देश को? जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये यात्रा थी और हमारे जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय नानेश चौधरी जी, हमारे प्रभारी संजय दत्त जी, हमारे विधायक और लोकप्रिय विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी और हमारे तीनों विधायक राजेंद्र मंडलोई जी, मोन्टू सोलंकी जी और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित साथियों द्वारा राजपुर में आज इकट्ठे होकर एक विशाल जय हिंद यात्रा निकाली गई। और इसका उद्देश्य यही है कि हम बारंबार सैनिकों को प्रणाम करते हैं, भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं। क्या आपका नाम? सचिन जोशी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर। इंदौर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही, अवैध भांग फैक्ट्री पकड़ी, 300 किलो भांग जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा एवं भांग के विरुद्ध जारी सघन अभियान के तहत आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। आबकारी वृत्त छावनी की टीम ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नायता मुंडला रोड औद्योगिक क्षेत्र पालदा स्थित रैनबो पॉलीमर्स फैक्ट्री के पीछे गोदाम में दबिश दी। इस कार्रवाई में लगभग 300 किलोग्राम अवैध भांग पत्ती, बुरादा व पिसी हुई बरामद की गई। मौके पर भांग को पीसने की एक बड़ी मशीन भी मिली। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों बबलू सोलंकी एवं राकेश आवाशिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। इसमें किसी बड़े गिरोह के सम्मिलित होने की संभावना है। कार्यवाही आबकारी कंट्रोलर श्री दिवेश चतुर्वेदी और सजिया आरसी डाबर के नेतृत्व में छावनी के उपनिरीक्षक कमलेश सोलंकी व व्रत राज मोहल्ला के उपनिरीक्षक मनमोहन शर्मा और स्टाफ द्वारा की गई। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभाग आगे भी इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाइयां जारी रखेगा।
महू शहर का एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिविल अस्पताल हमेशा कई तरह के विवादों को लेकर चर्चा में रहा है। शिकायत होती है, अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, थोड़ी देर हल्ला होता है और फिर से खामोशी कई दिनों के लिए पसर जाती है। नतीजे में समस्याएं वहीं के वहीं मजबूती से खड़ी दिखाई देती हैं। हमेशा की तरह काफी दिनों से मिल रही आम शिकायतों की पुष्टि करने शहर क्राइम न्यूज चैनल के संवाददाता 16 मई 2025 शुक्रवार को सुबह करीब 10:15 बजे अस्पताल में पहुंचे। वहां का आलम देखने लायक था। ओपीडी में सुबह 9 बजे से सभी डॉक्टर्स का समय निर्धारित है, लेकिन 10:30 बजे मात्र एक महिला डॉक्टर वहां मौजूद थी। बाकी सभी ओपीडी खाली पड़े मिले, जहां पर निर्धारित समय पर कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। हद तो तब हो गई जब खुद अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा भी निर्धारित समय पर वहां उपलब्ध नहीं थे। मरीजों को इलाज के लिए परेशान देखकर मजबूरन इस विषय पर प्रभारी हंसराज वर्मा से जब शेष अनुपस्थित डॉक्टर्स के बारे में जानकारी चाहिए गई तो उनके द्वारा एक डॉक्टर ओपीडी में है ऐसा हवाला देते हुए फ़ोन काट दिया गया। इसके बाद थोड़ी देर में अचानक से अस्पताल प्रभारी वहां आते हैं और धीरे धीरे कुछ गिने चुने डॉक्टर ओपीडी में दिखाई देने लगे। अस्पताल प्रभारी के वहां पहुंचने पर संवाददाता ने उनके समक्ष दूसरी बार कुछ सवाल पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ करते हुए नाराजगी के अंदाज में चिल्लाते हुए पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि आप जैसे लोगों के कारण ही अस्पताल उछल रहा है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सरकारी अस्पताल के एक जिम्मेदार प्रभारी डॉक्टर का इस तरह से अपमानजनक और गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया कई सवाल खड़े करता है, जिसमें पहला सवाल तो यही है कि शासन के नियम और कानून को ताक पर रखकर आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा बेखौफ मनमाने ढंग से शासकीय अस्पताल का प्रबंध कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसपास के दूर दराज गांव से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बूढ़े, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमार से पीड़ित रोगी सुबह से अस्पताल पहुंचकर क्या डॉक्टर का इंतजार कर पाते होंगे? यदि बारीकी से ये देखेंगे तो यहाँ संदेह और सवालों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में चल रही घोर लापरवाही के विरुद्ध कड़े कदम उठाएं, जिससे लोगों के इलाज और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा अस्पताल पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसका सही और पूरा लाभ मरीजों को मिल सके। आपके डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो? हाँ। अभी तक आया नहीं क्या? अभी तक कोई नहीं आया। अभी कोई डॉक्टर नहीं आया? अभी कोई डॉक्टर नहीं आया। आप भी इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? पर्ची कट गई? हाँ, कट गई। क्या दिखाना है? पर्ची कट, मैडम को दिखाना है टेबलेट। कौन सी मैडम को दिखाना है? एसएस को। अच्छा। डॉक्टर दिखाना है आप लोग? अभी तक आया ही नहीं कोई? आया नहीं, अभी इंतजार कर रहे हैं? सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक। धार जिले के तीसरे चरण की नहर कागजों पर पूर्ण जमीनी हकीकत कुछ और। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत के निसरपुर कड़माल के किसानों ने कल एसडीएम कार्यालय जाकर लगाई थी गुहार, जिसके बाद आज दोपहर एसडीएम विशाल धाकड़ ने किसानों की समस्या को मौके पर जाकर ओंकारेश्वर परियोजना की नहर का मौका निरीक्षण किया गया, जहां किसानों ने अधूरी नहर के कारण कई परेशानियां बताई। एसडीएम धाकड़ ने एनवीडीए नहर परियोजना के अधिकारी से जानकारी तो बताया कि अधूरे कार्य के कारण पुराने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया और अभी भोपाल में पत्राचार के माध्यम से यहां की समस्या के बारे में बताया गया है। इधर किसानों का आरोप है कि जब मौके पर नहरों के कार्य अधूरे तो कागजों में कैसे पूरी। किसानों के खेतों में जगह जगह नालियां खोदकर पड़े अधूरे काम, जिसके कारण खेती करना मुश्किल, जिसके कारण काफी परेशानियां हो रही हैं और जिस विकास की बात बार बार दोहराई जाती है मगर नहरों का विकास देखना हो तो मौके पर आए। वरिष्ठ अधिकारी किसानों का आरोप है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं तो फिर होगा धरना प्रदर्शन। नहर का जो टेंडर जिस कंपनी के लिए हुआ था कि जो पूरी नहर डालेगी, खोदेगी और उस पे नहर निर्माण करेगी, वो कंपनी ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया समय पे। कुछ उसमें किसानों का विरोध था और कंपनी की उसमें लापरवाही रही। इस कारण से समय पे कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और वो कार्य ऐसा ही छूट गया। उस कारण से किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी जगह नहर खुदी नहीं है और जहाँ खुदी हुई है ऐसे बहुत सी जगह में नहर का जो पक्का निर्माण होना था नीचे और ऊपर से, वो निर्माण नहीं हुआ है। अब इसमें जिन कंपनियों को कार्य दिया गया था और विभाग बता रहे हैं कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो उन पर क्या कार्रवाई की गई और उनसे क्या रिकवरी की गई? जैसा कि ओमकारेश्वर तृतीय परियोजना के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछने पे ये पता चला है कि कंपनी को एक तो ब्लैक लिस्ट किया, दूसरा जो उन्होंने कार्य नहीं किया था उसकी उन पे वसूली भी निकाली गई है। और
इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये क्लोज की स्थिति में शायद इसको लिख दिया गया था, जो आगे की 2 किलोमीटर की नहर बची है। तो इसमें जो पत्राचार हुआ है वो यहाँ से वो इस तरीके से ही हुआ है कि अभी ये जो नहर का जिन किसानों को मुआवजा मिल गया है वो दोबारा स्टार्ट हो काम, इसके लिए भोपाल से प्रक्रिया चल रही है। बाकी ये अनुभाग स्तर पे इसमें हम यही कर सकते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उनका सहयोग लेके उनके माध्यम से और अनुभाग के एज एन SDM के माध्यम से हम इसमें अपने संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात करेंगे, उनके माध्यम से भोपाल में ये सुनिश्चित करेंगे, ये मैसेज बहुत ही तत्काल पहुँचे कि यहाँ के किसान जो है वो परेशान है और नहर का जो मुआवजा मिल चुका है और जो नहर खाता खसरे में डाली गई है वो मौके पर भी हो, ताकि किसानों को जो पानी नहीं मिल रहा है। ओंकारेश्वर DY 18 तृतीय चरण का शेष निर्माण कार्य पिछले 10 वर्ष से सभी किसान निसरपुर, कड़माल एवं कोटड़ा, बसावट के सभी किसानों को पानी से काफ़ी वंचित एवं नहर से भी वंचित सभी अधिकारियों द्वारा मनावर, धार एवं इंदौर सभी अधिकारियों द्वारा गलत जानकारियां देकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मगर इस बार जैसे ही हम परसों से SDM साहब के पास गए, हमें कुछ विश्वसनीय जवाब मिले, अथवा SDM साहब जैसे ही हम आज गए, उन्होंने मनावर से अधिकारियों को बुलाकर मौके पर आकर हमारे लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया एवं अधिकारियों को काफ़ी अच्छी तरह से बातें करी एवं समझाया कि भाई इस नहर का कार्य क्यों नहीं हुआ। अधिकारी अपनी जवाबदेही में नाकाम रहे और ना ही कोई जवाब दे पाए और यहाँ से चले गए। और 2015 में पूर्ण होना था, जो मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 2015 में सभी किसानों को अंतिम छोर तक पानी दिया जाए। मगर यह नहर पिछले 10 वर्ष में पीपलिया बेड़ी से लगा के तृतीय चरण के शेष अंत तक आज तक इसे नहर नहीं खोदी गई है, सिर्फ नाला बनाया गया है। को लेकर आज किसानों ने कुक्षी SDM कार्यालय जाकर आवेदन दिया और कुछ चर्चा हुई थी और आज SDM कुक्षी ने धरातल पर आकर कुछ चीज़ें देखी भी है। क्या है पूरा मामला? ये ओंकारेश्वर DY 18 का तृतीय चरण है, जो 2015 में पूर्ण होना था। आज 2025 में भी किसी भी तरह से मनावर, धार एवं इंदौर से कहीं से भी दिनेश भाई थोड़ी देर बाद चर्चा कर ले, रुको फिर से बोल, थोड़ी देर बाद मना करना। मेरा भी मौलिक अधिकार है कि आप ही जाए ये बताइए। नहीं, आपके मौलिक अधिकार है, लेकिन जो किसान यहाँ पर आए हैं ये आपके पास जो जानकारी है आपने मौके पर देखी है कि ये नहर खुदी है, बाकी है, जो भी किसान परेशान है वही चीजें बताना आपको। भाई कितना काम हुआ है विभागीय तौर पे, किसान क्यों परेशान है? अधिकारियों के ये यहाँ पर जो अधिकारी है ये बाइट देने से और जानकारी देने तक से मना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार इतनी बड़ी ओंकारेश्वर परियोजना की तृतीय नहर में हुआ है और जिसको लेकर ये संबंधित अधिकारी भागते। जनपद अयोध्या विकासखंड अमानीगंज सबसे पिछड़ा ब्लॉक है और ये अंतिम छोर की ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत पूरेलाल खां के प्रधान श्रींदर बख्श यादव के द्वारा ग्राम पंचायत को विकास कार्यों की सौगात दी गई। स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। जनपद अयोध्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूरेलाल खां में विकास कार्यों की ग्राम सभा में विकास की गंगा बह रही है, जहां यहां की आबादी लगभग 15,000 और मतदाता 700 हैं। पंचायतों में विकास कार्यों से ग्राम पंचायत का नक्शा ही बदल गया। लगातार कई वर्षों से प्रधान होने के बाद ग्राम पंचायत की जनता को रोजगार मुहैया करने का संकल्प लिया है और ग्राम पंचायत की जनता का पलायन रुक गया। जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का संकल्प लिया है और उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायतों की स्थिति में काफी कुछ सुधार आया है। विकास कार्यों के माध्यम से ग्राम पंचायत का विकास प्रधान शंकर बख्श यादव की मेहनत रंग लाई है। ग्राम पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार, रोजगार सेवक अवधेश प्रताप यादव, मौके पर पंचायत सहायक कांति देवी सहित प्रधान द्वारा
विकास कार्यों में गति दी जा रही है। ग्राम पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं। ग्राम पंचायत में ही रोजगार मिलने लगा है। जनता को ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि पिंटू यादव ने बताया कि लोगों की जन समस्याएं सुनी जा रही हैं और जन समस्याओं को मौके पर ही निराकरण हो रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन पेंडिंग शिकायतों को छांटकर शिकायतों को समाधान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट है। विकास कार्यों से ग्रामों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ग्रामों में कीचड़ भरे रास्तों की जगह अब सीसी रोड नजर आते हैं। स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था पर खास जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में करीब पात्र व्यक्तियों को और बेघरों को मकान और इतने ही गरीबों को रोजगार के अवसर उनकी अभी तक की उपलब्धि है। सबको साथ लेकर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ग्रामों के बरसों से अधूरे काम पर जोर दिया है। बदहाल रास्तों की सूरत बदली है। ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मैं हूं दल बहादुर पांडे, अयोध्या से स्टार क्राइम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप। इस वक्त हम ग्राम पंचायत पूरे लालखा पहुंचे हैं। यहाँ प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव से बात करते हैं। इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा विकास काम कराया है और धरातल की सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। प्रधान जी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। आपने अपनी ग्राम पंचायत में जनता के लिए कौन कौन सा काम करवाया है? हमारे यहाँ सारे काम हुए हैं, सबका हो रहा है। छोटी सी ग्राम पंचायत है, तब भी हम लोगों ने जो है जैसे नाली है, लगभग 200 मीटर तक नाली बन गई है। सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है और सरकार की जो योजनाएँ हैं अपने तरफ से पक्की सड़कें बन गई है। लगभग हमारे यहाँ 750 मीटर की पूरे निधि से PWD से बन गई है 750 मीटर की। और ये लगभग 700-800 मीटर की ये बनी है पूरे धापेल प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग से पूरे धापेल तक बन गई है। आपकी ग्राम पंचायत टोटल कितनी आबादी है? आबादी हमारे यहाँ 1200। मतदाता कितने हैं? हमारा मतदाता 1400 हैं। क्या आप अपनी ग्राम पंचायत में आदर्श तालाब या अमृत सरोवर का भी निर्माण कार्य करवाया है? नहीं, आदर्श तालाब नहीं करवाए हैं। तो अमृत हमारे यहाँ चकबंदी हुई नहीं है, इसलिए तालाब जो है नहीं ज़्यादा तालाब नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ हो नहीं पा रहा। अच्छा, क्या आप अपनी ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है तो आपके ग्राम पंचायत में या प्राथमिक विद्यालय है, क्या वहाँ पर कायाकल्प करवाया है? हाँ, कायाकल्प हुआ है। क्या क्या करवाया है? शौचालय बना है, मॉडल शौचालय बना है और ये दिव्यांग शौचालय बना है, दोनों बना है। टाइल्स भी आपने लगवाया है? टाइल्स पहले से लगा था, जो इससे पूर्व प्रधान थे उन्होंने लगवाया। और रंगाई पुताई का भी काम? रंगाई पुताई का काम प्रधान करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, हम लोग भी करवाते हैं। बात है तो हम भी करवाते हैं और बाकी वो मास्टर साहब अपना स्वयं करवाते हैं। क्या आपकी अपनी ग्राम पंचायत में वो सचिव कौन है? क्या आप महीने में 1 बार या 2 बार बैठक करते हैं, जनता की समस्या का निदान करते हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जनता को? देते हैं, बताते हैं, पूरी जानकारी आप अवगत कराते हैं? हाँ, सबको पता भी है और हम लोग बताते भी रहते हैं। जो योजनाएं आती हैं उनको अवगत कराते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं। क्या अपनी ग्राम पंचायत में कितनी इंटरलॉकिंग और सीसी का निर्माण कार्य करवाया है? हाँ, 4 इंटरलॉकिंग हुआ है पूरे लालखा और ये पूरे धापेल और गोसाईपुर में निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है, चला नहीं है, चलेगा। और बाकी 200 मीटर सीसी रोड बना है। क्या आप अपनी ग्राम पंचायत में शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं कि विकास संबंध के बारे में, और क्या वो सांसद या विधायक प्रतिनिधि से चाहते हैं मांग अपनी ग्राम पंचायत के विकास के बारे में? क्या सोच है आपकी? हाँ, चाहते हैं कि जैसे हम लोगों की छोटी सी ग्राम पंचायत है, अगर इसमें शासन प्रशासन का हाथ लग जाए तो हमारे यहाँ विकास का कार्य हो जाए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक पिछड़ा क्षेत्र है, रास्ता की सबसे बड़ी समस्या है। रास्ते का? हाँ, रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है। आपने कहीं पर शिकायत किया है, मांग किया है? मैं शिकायत नहीं किया, मांग किया है, लेकिन शिकायत कहीं नहीं किया है। सांसद से किया है कि विधायक से किया है? सांसद से भी किया गया है, सांसद से तो हमने कई बार कहा है, अभी तक जो है यह नहीं है। विधायक जी से भी कहा है। एक हमारे यहाँ पूरे दापेल है और पूर्वांचल से होकर के जुड़ा हुआ है। एक रास्ता के लिए कहा है, आधी छूट गया है यहाँ से पक्की सड़क से और पूर्वांचल तक। तो क्या आश्वासन सांसद या विधायक ने दिया? नहीं, विधायक को लिखित हमने दे दिया है, विधायक जी को दे दिया है लिखित। उन्होंने कहा आश्वासन दिया है और चिट्ठी जारी भी हो गई है। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमने PWD को हमने भेज दिया है। ठीक वो बन जाएगा। आपका क्या नाम है? स्वामीनाथ जी, ये बताइए कि आप प्रधान प्रतिनिधि बता रहे हैं
कि ग्राम पंचायत में विकास हुआ है, क्या आपको वृद्धा पेंशन मिलती है, सम्मान निधि मिलती है कि नहीं मिलती है? आप इनके कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है? काम करवाते हैं? आपका क्या नाम है दादाजी? आपको भी पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। प्रधान जी मीटिंग वूटिंग करवाते हैं, बैठक करते हैं, कुछ समस्या के बारे में कुछ अवगत कराते हैं? पंचायत भवन को बुलाओ। धन्यवाद दादाजी। आप सब क्या नाम है आपका? क्या प्रधान कार्यालय से तो क्या रास्ते वास्ते का निर्माण कार्य या कीचड़ हुई रास्ते से आप छुटकारा पा चुके हैं? नहीं पा चुके हैं, कहीं कहीं उसे हल्का फुल्का है। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अमरीश कुमार। तो ये बताइए आपको आवास मिला है कि नहीं मिला है? सर हमको तो आवास नहीं मिला सर, उस पात्र में है नहीं। उस पात्र श्रेणी में आप नहीं हैं? पेंशन जो पाते है हैं? जो है वो हम अपना कमाई से बनवा लिए। चलिए बहुत धन्यवाद। पेंशन पाते हैं सरकार की? महत्वाकांक्षी योजना चल रही है? नहीं। सम्मान निधि पाते हैं? सम्मान निधि पाता हूँ। चलिए धन्यवाद। तुम बताओ बेटा, तुम तो नवयुवक लड़के हो, तुम बताओ प्रधान जी यहाँ विकास करवा रहे हैं, गंगा बहा रहे हैं, विकास की गंगा बता रहे हैं, क्या आपके गांव में विकास क्या हुआ है? कुछ सड़क के बारे में, नाली खंजा क्या नाम बेटा? आकाश। आकाश, पूरा नाम बताओ। पुष्पेंद्र गोस्वामी। धन्यवाद बेटा। ठीक। कैमरा खबर खंडवा से आ रही है। जीएस सिंध सेवा संगम अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था की स्थानीय पहल शाखा ने समाज की शैक्षणिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया। स्थानीय पदम नगर में शाखा सदस्य 10वीं और 12वीं में हाल ही घोषित परीक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रतिभावान मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान करने पहुंचे। मुख्य अतिथि सिंधी समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल थे। अपने उद्बोधन में कमल नागपाल ने कहा कि प्रतिभावान तो हर बच्चा होता है, आवश्यकता होती है उनके उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन की। विगत कुछ वर्षों में समाज के बच्चों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर समाज का नाम रोशन किया है। विशेष अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी मनोहर लाल शामनानी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं आयोजक मंडल की ओर से संजना खत्री ने कहा कि सिंध सेवा संगम सामाजिक संस्था द्वारा देश विदेश में ऐसे आयोजन कर बच्चों का हौसला अफजाई किया जा रहा है। ऐसे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहेंगे। शील्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मान। जिले में प्रथम स्थान पर रही कक्षा 10वीं की विद्यार्थी नियति तोलानी को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नरेंद्र और संजना तोलानी की बेटी नियति ने 98% अंक प्राप्त किए। वहीं पदम नगर निवासी गिरीश और वर्षा तनवानी की होनहार बेटी रिया का कक्षा 12वीं में 94.4% अंक प्राप्त करने पर संस्था द्वारा शील्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये सदस्य रहे उपस्थित। जीएस संत सेवा संगम अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के इस आयोजन में संजना खत्री, रीमा तीर्थानी, मनोहर लाल शामनानी, कमल नागपाल, कांता चंचलानी, भावना आरतानी, नुपुर लालवानी, तन्वी खत्री आदि उपस्थित रहे। संचालन संजना खत्री ने किया और आभार सीमा तीर्थानी ने व्यक्त किया। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था जीएस सिंध सेवा संगम द्वारा अनमोल रत्न अवार्ड से बच्चों को हर साल सम्मानित किया जाता है। यह कार्यक्रम संस्था द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन जो बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में टॉप करते हैं, उन बच्चों को संस्था द्वारा ऑफलाइन भी सम्मानित किया जाता है। आज बड़े हर्ष की बात है कि नियति तोलानी, पापा का नाम है नरेंद्र तोलानी और मम्मी का नाम है संजना तोलानी, इस बच्ची ने पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और 10th क्लास में 98% लाई है। बड़े हर्ष की बात है कि ये बच्ची अपनी सिंधी समाज की है और समाज को भी गौरवान्वित कर रही है, स्कूल को भी गौरवान्वित कर रही है और माता पिता का नाम भी ऊंचा कर रही है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है बच्ची और आगे जाएगी और इस सफलता की कदम चूमेगी। संस्था द्वारा मैं शामनानी अंकल को और रीमा तीर्थानी को बोलूंगी सम्मानित करें। दीदी आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? मैंने पीसीएम लिया है अभी और मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो होप करती हूँ कि जेईई क्लियर हो जाए एंड आईआईटी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। हमारी बहुत सारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं, आप बहुत आगे जाएं और डेफिनेटली एक बहुत अच्छी इंजीनियर बनें। इंदौर में निकली तिरंगा यात्रा, पूरा इंदौर हुआ राष्ट्रवाद में एकजुट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए तिरंगा यात्रा में शामिल। पूरा इंदौर हुआ देशभक्ति से ओतप्रोत।
खबर इंदौर से आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में अपने शौर्य और पराक्रम से वीरता की अप्रतिम गाथा रचने वाले भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में अपार जोश और उल्लास के साथ निकली तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा बड़ा गणपति से प्रारंभ हुई और गौरय कुंड खजूरी बाजार होते हुए ऐतिहासिक महत्व के राजबाड़ा पर संपन्न हुई। पूरी यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रथ में सवार थे और हर तरफ हाथ हिलाकर उन्होंने नागरिकों का अभिवादन किया। इस यात्रा के माध्यम से पूरा शहर राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत हो गया। यह तिरंगा यात्रा बड़ा गणपति से लेकर राजबाड़ा पर संपन्न हुई। पूरी यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रथ में सवार थे और हर तरफ हाथ हिलाकर उन्होंने नागरिकों का अभिवादन किया। इस यात्रा के माध्यम से पूरा शहर राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत हो गया और पूरा आसमान भारत माता की जय तथा वंदे मातरम का उद्घोष से गुंजायमान रहा। यात्रा में हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के झलक बिखरते हुए सेना के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। यात्रा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी तथा सुश्री कविता पाटीदार, महापौर श्री पुष्य मित्र भार्गव, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, मनोज पटेल, सुमित मिश्रा तथा श्रवण चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी साथ थे। भारत के नए दौर में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी तीनों सेना ने अपने साहस, शौर्य, पराक्रम और वीरता से दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने दुश्मन को अल्प समय में ऐतिहासिक जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने हमारी ताकत, एकजुटता और हथियारों का उपयोग को दुनिया ने देखा हुआ। अब कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को यह करारा जवाब है। वहीं हम पहलगांव हमले में निर्दोष पर्यटकों के नृशंस हत्याकांड के जवाबी सिंदूर ऑपरेशन के सफलतापूर्वक होने व भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को ऐतिहासिक तौर पर वीरों के सम्मान में सड़कों पर तिरंगा लेकर उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इस वक्त मौजूद हूं मैं इंदौर के राजवाड़ा पर, जहां अहिल्या माता प्रतिमा आपको मेरे पीछे दिखाई देगी। ऐसे तो हम देश में जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे दो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जो हाल फिलहाल में जो पहलगाम में जो यात्रीगण थे, जो पर्यटक गए थे, उन पर जो हमला हुआ, उसकी जवाबी कार्रवाई में जो भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी, जो जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन चलाकर जो बदला लिया है, उसी का ये जो तिरंगा यात्रा है ये निकाली गई है, पूरे देश भर में निकाली जा रही है। उसी के तारतम्य में आज इंदौर में ये जो तिरंगा यात्रा है ये निकाली गई, जिसमें पूरा इंदौर लगभग सर्वधर्म समाज के लोग जाति भेदभाव छोड़कर पॉलिटिकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साथ में मिलकर सिर्फ और सिर्फ भारत की सहिष्णुता को बरकरार रखने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ ममता दीदी है, उनसे बात करूंगा। ममता दीदी प्लीज शहर क्राइम पे आइए, आपका स्वागत है। आज किस प्रकार यात्रा रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जय हिंद। आज की यात्रा अद्भुत, भव्य, जो इंदौर की जनता ने और समग्र समाज ने मिलके आज एकता दिखाई है। इंदौर में आज देखने को मिला है कि गणपति, बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस शोभा यात्रा में हर समाज से सर्व समाज और व्यापारी वर्ग से लेकर हर वर्ग ने अपना योगदान दिया और बहुत भव्य कि जिसे कहते हैं कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को हमारे जो भारत की सीमा पे जो हमारे तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं के ऊपर गर्व किया और गर्व करते हुए चल रहे थे। जो पाकिस्तान ने इतना घिनौना, कायराना कृत्य जो हमारी मासूम निहत्थे जनता के ऊपर किया, उसका जो हमारे देश के नौजवानों उसका जो जवाब दिया है, और उनको जवाब देने के साथ साथ उनके साथ जो पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े थे उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको गौरवान्वित किया आज पूरे इंदौर की जनता ने मिलकर, और सभी को उनके ऊपर अभिमान हो रहा था। मैं बता दूं आपको कि इस यात्रा की एक विशेष बात यह रही कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कैलाश विजयवर्गीय जो भी कैबिनेट मंत्री हैं इस समय में, रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी और अन्य पुष्यमित्र भार्गव, ये सारे इस यात्रा में मौजूद रहे। बड़ा गणपति से ये यात्रा अलग अलग दलों के साथ, पुलिस बैंड के साथ, आर्मी बैंड के साथ, नौसेना के अलग अलग लोगों के साथ ये चलती रही, जिसमें सर्वधर्म ने भाग लिया। और ममता दी ने बता ही दिया है कि इंदौर इस आयोजन को लेकर कितना गौरवान्वित हुआ है और आगे भी ऐसी देशभक्ति जारी रहेगी। मेरे सहयोगी सुमित मारोटिया के साथ मैं, शहर क्राइम डिजिटल, इंदौर। इस वक्त मेरे साथ इंदौर नगर के जो लोकप्रिय
आप और पुष्य मित्र भार्गव जी इस यात्रा के बारे में, तिरंगा यात्रा के बारे में उनसे जानना चाहूंगा जी। भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिणाम है कि पाकिस्तान 2.5 दिन में सीज फायर की प्रार्थना करने अमेरिका के पास गया। ऐसे वीर सैनिकों के सम्मान में आज इंदौर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकली है। मैं इंदौर की जनता का, सभी समाजों का अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जो इस यात्रा में हम सब के साथ नेतृत्व करने आए। धन्यवाद। मुरैना जिले में नहीं रुक रहा फर्जी रजिस्ट्रियों का खेल, आम जनता परेशान। मुरैना जिला जो कि पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़े और रिश्वतखोरी को लेकर बदनाम हो चुका है, उसके बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागने को तैयार नहीं है। मुरैना जिले के रजिस्ट्रार कार्यालयों में आए दिन फर्जी तरीके से कराई जा रही रजिस्ट्रियों के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्रार कार्यालयों पर खुलेआम आम लोगों से रजिस्ट्री के एवज में खुलेआम अवैध वसूली के भी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते दिखाई देते हैं। फर्जी रजिस्ट्री और अवैध वसूली को लेकर जब जिला रजिस्ट्रार प्रेम नंदन से बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया से मुंह छिपाते हुए निकल गए और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आखिर भोली भाली जनता की लाखों करोड़ों रुपए की जमीन हथिया ली जाती है। कुछ दिन पहले ज़ौरा उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत के भतीजे रंजीत रावत का भी वीडियो वायरल हुआ था। उसको लेकर भी जिला रजिस्ट्रार प्रेम नंदन की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। फरियादी थानों और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाता रहा। उसके बाद भी प्रशासन मौन बना बैठा रहा। रजिस्ट्रारों के बिना मिली भगत से कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी रजिस्ट्री करने के एवज में रजिस्ट्रार कार्यालयों को मिली मोटी रकम नजराने के रूप में पेश की जाती है। इसकी हिस्सेदारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। फरियादी शमशाद खान का कहना है कि मेरा नकली आधार कार्ड बनाकर मेरी लाखों करोड़ों की जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। इसके लिए उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, बस आवेदन लिया है। शमशाद खान का कहना है कि अगर मेरी जमीन मुझे वापस नहीं मिली तो मैं मुरैना कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा और शासन प्रशासन से अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगा। अब देखना है कि इस पूरे मामले में मुरैना जिला प्रशासन शमशाद खान को न्याय दिलाएगी या नहीं। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। मेरा नाम शमशाद खान है। शमशाद, अभी यहाँ आए हो, क्या मामला है, क्यों आए हो? मामला ये है सर, हमारे पिताजी की ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है किसी और ने। फतेहपुर सीकरी का है, हनीफ नाम का, उसकी सनौप गलत है, सबको है। उसने मेरे पिताजी की सनौप बदलवा के हनीफ वो मलखान खान करवा के और मेरे पिताजी का एड्रेस डलवा के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा के मेरे पिताजी की ज़मीन अवैध तरीके से बेच दी है, रजिस्ट्री कर दी है। कहाँ पे है ज़मीन? ये ज़मीन है गड़ाजर मौजे में, पारोली के लगभग है। गड़ाजर मौजा लगा हुआ है, वहाँ पर ज़मीन है मेरी 8 बीघा 12 पैसे। हाँ, चाचा पापा के 3 भाई हैं। एक छोटे वाले चाचा की ज़मीन है, वो दिमाग से थोड़ा मेंटल है, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर आए। कुछ लोग इसमें मेरे गांव के भी हैं। कितनी ज़मीन कराई है ना? ज़मीन एक चाचा की बची है, बड़े वाले की, वो भी लगभग पता नहीं है। कितनी ज़मीन आपके नाम करा ली उन लोगों फर्जी तरीके से? फर्जी तरीके से ज़मीन दो हिस्सा करा लिया, मेरे पिताजी का और छोटे वाले चाचा का। कितनी ज़मीन रही होगी जो? 5.5 चलन दी होगी। 6 बीघा। कितनी कीमती ज़मीन है ये? कीमती ज़मीन है सर, आज के टाइम में 90 लाख रुपए के बीघा ज़मीन है। हाँ, आज के टाइम में। अभी आपने इसकी शिकायत कहीं की कि आपको कैसे पता चला कि ये ज़मीन? मेरे को ऐसे पता चला है कि ये पोस्ट ऑफिस द्वारा जो फर्जी आधार कार्ड बनवाया है उसमें एड्रेस मेरे घर का है, एड्रेस घर का है, पिताजी का एड्रेस सब कुछ उस पर ही है। तो वो पोस्ट ऑफिस द्वारा है ना, आधार कार्ड मेरे घर पे पहुंचा पोस्ट ऑफिस द्वारा। जब मैंने देखा उसे आधार कार्ड को, मैंने कहा यार मैंने तो कुछ कराया नहीं है, हम लोगों ने कुछ कराया नहीं आधार कार्ड में, तो ये चेंज कैसे हुआ? अब मैंने उसे पढ़ के देखा तो इसमें फ़ोटो किसी और की थी। मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हुआ है। फिर उसकी छानबीन निकाली तो उससे पता चला कि ये फतेहपुर सीकरी का है जिसने ये किया है। फिर हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला, यहाँ रजिस्ट्रार आए, रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री निकाली, आधार कार्ड से तो रजिस्ट्री हो चुकी थी हमारी ज़मीन की। तो आज अभी कहाँ शिकायत की है? कोई सुनवाई हुई है अभी कहीं? हाँ, अभी हम सबसे पहले थाना गए थे, तो थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने कहा गाड़ी बामोर गए थे, बामोर वालों ने कहा रिटोड़ा लगता है, रिटोड़ा वालों ने हमें लौटा दिया। कल आज लिया है, आवेदन लिया है खाली। तो आज हमने एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है, उन्हें पावती भी दी है और अपने एसपी साहब के दिए, कलेक्टर साहब के
पटवारी कौन है? कलेक्ट्रेट पटवारी से गया पटवारी से बातचीत हुई? पटवारी हाँ, पटवारी से बात हुई थी। पटवारी कह रहा है कि ये कैसे हो गया। पटवारी कौन है, क्या नाम? पटवारी का नाम मुझे लगा पता नहीं है। रतिराम धाकड़। उनसे बात की थी आपने? हाँ, बात की थी। मैंने कहा पटवारी साहब ये कैसे हो गया, आपको कुछ पता है कि मेरे को कोई मालूमात नहीं है, आप इसके तहसील में आवेदन लगाओ। उसका दाखिला हो गया है कि नहीं हुआ है? दाखिला अभी उसका हुआ नहीं है। दाखिला रोकने के लिए हम लोगों ने तहसील में आवेदन दिया है। क्या लगता है पटवारी की मिली भगत से ये सारे काम हुए हैं? हो सकता है सर, हो सकता है। हो सकता है पटवारी की इसमें मिली भगत हो सकती है। तो अभी अब क्या करेंगे जब सुनवाई नहीं होगी, जमीन चली गई हाथ से कीमती, अब क्या करोगे? कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। जिन लोगों ने जमीन अपने नाम कराई है वो लोग कहाँ के रहने वाले, पता चल पाया कोई? ये लोग शायद इधर के हैं। गोले का मंदिर का एड्रेस लिखाया है ग्वालियर, दीनदयाल नगर गोले का मंदिर। इधर का कहीं रेस्टोरेंट लिखाया है, उसमें जो रजिस्ट्री में आ रहा है वो एक कौन है, रविंद्र सिंह, एक रविंद्र सिंह तोमर है और दूसरा नितिन शुक्ला है। शाजापुर में NH-52 पर उकावता पुलिस चौकी के पास एक आयशर ट्रक और एक कार के आपस में टकराने से आयशर पलटकर दूसरी कार पर जा गिरा। इसकी गिरने से उसमें सवार 6 यात्री दब गए। दोनों कार में सवार कुल 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में एक कार चालक वाहन में फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने JCB की मदद से सभी घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से सारंगपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल से एक गंभीर अवस्था में घायल कार चालक को इंदौर रेफर किया गया। एक कार में 6 लोग सवार थे। ये यूपी के जालौन से उज्जैन जा रहे थे। इनमें से 4 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया।